वाह! ये घर तो वास्तव में बहुत खूबसूरत लग रहा है। सपना ने हरी बेलों से सजे उस बंगले को देखते हुए विराट से कहा। बंगले के आगे एक बड़ा सा लॉन था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए थे। एक झूला भी लगा हुआ था, जिसके पास गुलाबों की प्यारी यानी कि क्यारी थी। सपना इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। अंदर चलकर और देखते हैं, कहते हुए वे दोनों बंगले के मुख्य द्वार पर आ गए। घंटी बजाकर वे दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगे। वे दोनों प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। इस बंगले के मालिक ने उनका विज्ञापन देखकर उन्हें फ़ोन करके बुलाया था। वे अपने इस बंगले को बेचना चाहते थे। कहिए किससे मिलना है? दरवाज़ा खोलने वाला व्यक्ति अपनी वेशभूषा से वहाँ काम करने वाला लग रहा था। उनका परिचय पूछने के बाद उसने उन्हें बैठक में ले जाकर बैठा दिया और थोड़ा इंतज़ार करने के लिए कहा। सपना बैठक की सजावट का मुआयना कर रही थी। लकड़ी के नक्शीदार सोफ़े और मेज के साथ ही कोने में लकड़ी ही का बहुत ही खूबसूरत स्टूल रखा हुआ था, जिस पर पीतल के फूलदान में फूल लगे हुए थे। दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी, जिसमें पहाड़ों की वादियों का दृश्य उकेरा हुआ था। पहाड़ियों की चोटी पर टिके बादल और घाटियों में देवदार के वृक्ष एकदम सजीव लग रहे थे। पूरी बैठक संपन्नता के साथ गृह स्वामिनी की कलात्मकता रुचि को भी दर्शा रही थी। नमस्कार, मेरी आप ही से बात हुई थी फ़ोन पर। तभी पर्दे को खिसकाते हुए एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठक में आए। नमस्कार। जी हाँ सर, आपकी मुझसे ही बात हुई थी। मैं विराट सिन्हा और ये मेरी पार्टनर सपना दाहिया हैं। विराट ने तुरंत खड़े होकर उनका अभिवादन किया। सपना भी खड़ी हो गई थी। मुस्कुराते हुए उसने नमस्ते की। मेरा नाम नारायण रावत है और ये मेरी पत्नी शांता है, कहते हुए बुजुर्ग सज्जन ने उन्हें बैठने का इशारा किया और स्वयं भी उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। सपना ने देखा उन दोनों को चलने में तकलीफ़ हो रही थी। हम इस बंगले को बेचना चाहते हैं, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। सोफे से पीठ टिकाकर बैठते हुए नारायण जी ने कहा। जी सर, आप बताइए इसे कितने तक में बेचना चाहते हैं, और साथ ही मुझे इस बंगले की जानकारी भी दे दीजिए ताकि मैं ग्राहकों को बता सकूं। विराट ने विनम्र भाव से कहते हुए अपने मोबाइल का नोटपैड खोल लिया और नारायण जी द्वारा दी गई सभी जानकारियों को लिख लिया। अपनी साइट पर डालने के लिए हमें इस बंगले की कुछ तस्वीरें भी लेनी होंगी। सपना के कहने पर नारायण जी ने अपना सिर हिलाते हुए किसी को आवाज़ दी। बिरजू, यहाँ आओ। उनकी आवाज़ सुनकर वही व्यक्ति सामने आया जिसने उनके लिए दरवाज़ा खोला था। बिरजू, ये लोग बंगले की कुछ तस्वीरें लेना चाहते हैं। तुम इनके साथ जाकर इन्हें घर दिखा दो। ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए, कहते हुए बिरजू ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। उठते हुए सपना ने देखा कि शांता जी अपना घुटना सहला रही थी। तुमने आज दवाई नहीं ली क्या अपनी? नारायण जी ने धीरे से पूछा। मैं लेकर आता हूँ, तुम यहीं बैठी रहो। अपनी भी लेते आना, आपने भी तो नहीं ली अभी तक, शांता जी ने कहा। अरे बूढ़ी तुम हुई हो, मैं तो अभी भी जवान हूँ। कहते कहते ही नारायण जी को खांसी आ गई। हाँ हाँ, साफ दिख रहा है वह तो, शांता जी ने प्यार से उलाहना देते हुए कहा। अब जाओ दवा लो अपनी। उनकी बातें बिरजू के पीछे जाते हुए विराट और सपना तक भी पहुंच गई थी। एक दूसरे को देखते हुए वे मुस्कुरा उठे। सर, मैडम अकेले ही रहते हैं क्या? विराट ने बिरजू से पूछा। हाँ, उनके दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ विदेश में रहते हैं। पहले तो कभी कभी यहाँ आ जाते थे, पर अब तो काफ़ी समय से नहीं आए। बिरजू उन्हें घर के हर हिस्से को दिखा रहा था। सीढ़ियों के बिल्कुल पास एक कमरा उन्होंने अपने पोते पोतियों के लिए बनवाया हुआ था। ऊपर 4 कमरे थे जिनकी बालकनी लॉन की तरफ खुलती थी। हर कमरे में बड़े से फ्रेम में नारायण जी के पूरे परिवार की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन सुंदर सजे हुए कमरों में अजीब सी वीरानगी फैली हुई थी। विराट और सपना अपने मोबाइल से हर कमरे की तस्वीर ले रहे थे। पर्याप्त तस्वीरें लेने के बाद वह बैठक में आ गए। बैठिए बिरजू, तुम चाय बनाकर ले आओ, शांता जी ने उनके आते ही कहा। अरे नहीं मैडम, हम चलते हैं अब, चाय फिर कभी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, विराट ने संकोचवश मना करते हुए कहा। लेकिन शांता और नारायण जी ने उन्हें रोक लिया और उनसे बातें करने लगे।
ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों बाद उन्हें कोई बातें करने के लिए मिला था। सपना और विराट को भी उनसे बात करना अच्छा लग रहा था। मुझे एक बात बताइए, इतने सुंदर घर को आप बेचना क्यों चाहते हैं? अचानक ही सपना के मुंह से वह सवाल निकल गया जिसे उसने बहुत देर से रोका हुआ था। विराट ने आंखों ही आंखों में सपना को झिड़का, लेकिन अब तो बात निकल ही चुकी थी। इतने बड़े घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, बच्चे तो यहाँ आकर रहेंगे नहीं। उन लोगों ने तो अब अमेरिका की नागरिकता भी ले ली है, ठंडी सांस भरते हुए नारायण जी ने कहा। बहुत मन से बनवाया था इस घर को, ये सोचकर कि सभी साथ रहेंगे। घर बच्चों की खिलखिलाहटों से भरा रहेगा, लेकिन पहले बड़ा बेटा अपनी अच्छी जॉब के कारण वहाँ चला गया। उसके बाद छोटे बेटे ने भी काफ़ी प्रयास करके अमेरिका में जॉब हासिल कर ली। शुरू शुरू में वे अक्सर आते जाते थे, लेकिन फिर घटते घटते उनका आना ना के बराबर हो गया। शांता जी की आवाज़ में दर्द के साथ ही उनकी पलकों पर आंसू भी छलक आए थे, जिन्हें उन्होंने अपनी साड़ी की कौर से पूछ लिया। ये बंगला बेचकर हम फ्लैट में चले जाएंगे, वहाँ आसपास पड़ोसियों को देखकर मन भी बहल जाएगा। यहाँ तो जल्दी से कोई दिखता भी नहीं। सपना और विराट के मन भी भीग गए। उनकी आंखों के आगे अपने अपने माता पिता के चेहरे आते ही उनके मन में ये सुकून भर गया कि भले ही उनकी आमदनी ज़्यादा ना हो, पर वे अपने माता पिता के साथ तो हैं। विराट और सपना जल्दी ही शादी भी करने वाले थे। आंटी, आपकी बहुएं भी अपने माता पिता से मिलने नहीं आती? सपना अनजाने में ही शांता जी को मैडम की जगह आंटी कह गई थी। ये ये एहसास होते ही उसने माफ़ी मांगकर अपनी भूल सुधारनी चाहिए, तो शांता जी ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, तुम हमें आंटी अंकल ही कहो। तभी बिरजू चाय के साथ नमकीन बिस्किट भी रख गया। सपना ने तुरंत उठकर सभी को चाय के कप दिए और अपना कप लेकर बैठ गई। सपना के बैठने के बाद शांता जी ने बताया कि उनकी दोनों बहुएं सगी बहनें हैं। बहुओं के इकलौते भाई भाभी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अपने 2 साल के पोते के साथ उनकी बहुओं के माता पिता अकेले ही रहते हैं। कितना अच्छा हो अगर वह लोग भी आपके साथ ही रहे, तो आपको भी कंपनी मिल जाएगी और उनको भी। कहते हुए सपना ने अपनी जीभ दांत से काट ली। वह फिर बिना सोचे अपनी बात कह गई थी। भारतीय समाज में माता पिता का बेटी दामाद के साथ रहना आसानी से लोग स्वीकार नहीं कर पाते, और यहाँ तो 2 समधियों के एक साथ एक ही छत के नीचे रहने की बात थी। सपना की बात सुनकर नारायण और शांता जी भी हतप्रभव रह गए। विराट ने भी सपना को घूर कर देखा। बेटा, इस उम्र में किसी के साथ तालमेल बैठाना भी तो मुश्किल होता है ना? शांता जी ने माहौल को संयुक्त करते हुए की कोशिश करते हुए कहा। आंटी, मन में इच्छा हो तो सब हो जाता है। जैसे आपके लिए मुश्किल है, वैसे उनके लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन सोच कर देखिए, एक साथ रहने से आप सभी की अकेलेपन की समस्या दूर हो जाएगी, सपना ने कहा। तभी नारायण जी ने अपनी बहू के माता पिता और उनके भाई भाभी की मोबाइल पर तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में एक नवजात बच्चा भी था। सपना फोटो देखते ही चौंक पड़ी। अनायास उसके मुंह से निकला, हीरो। विराट के साथ साथ दावत दंपत्ति भी सपना का मुंह देखने लगे। सपना ने तस्वीर में उस युवक का नाम पूछा जो माता पिता और अपनी पत्नी बच्चे के साथ था। नारायण जी ने कहा, ये जतिन है, मेरी बहू का भाई, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तुम जतिन को कैसे जानती हो? सपना अतीत में जाते हुए बताने लगी। 2 वर्ष पूर्व की यादें अभी भी जहन में आते ही शरीर में झुरझुरी सी होने लगी है। उस दिन ऑफिस से निकलने में मुझको कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। काफ़ी अंधेरा घिर आया था, स्ट्रीट लाइट्स जल चुकी थी। मैंने घड़ी देखी, घर पहुँचते पहुँचते 10:30 तो बज ही जाएंगे। माँ चिंता करेगी, सोचकर लिफ्ट से उतरते ही मैंने माँ को फ़ोन लगा दिया। हाँ, कहाँ तक पहुँची? आज तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, संभल कर आना। माँ की चिंता उनकी आवाज़ से साफ साफ जाहिर हो रही थी। बस निकल गई हूँ, अभी कैब पकड़कर सीधे घर पहुँचती हूँ, और फिर मुंबई की बारिश से क्या घबराना माँ। हर साल ऐसे ही तो होती है। मेहमान और मुंबई की बारिश का कोई ठिकाना नहीं, कब कहाँ टपक जाए कोई नहीं पता चलता। मैं बड़ी बेफिक्री से बोली। अरे, आज साधारण बारिश नहीं है, पिछले 10 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश थमने या धीमे होने का नाम नहीं ले रही है। हेलो हेलो, माँ बोलती रह गई। मैं भी देर तक हेलो हेलो करती बिल्डिंग से बाहर आ गई थी। सिग्नल जो उस वक्त आने बंद हुए तो फिर जुड़ ही नहीं पाए थे। बाहर का नज़ारा देख मैं अवाक रह गई थी। सड़कें स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी थीं। दूर दूर तक कैब क्या, किसी की भी चलती गाड़ी का नामो निशान तक न था। घुटनों तक पानी में डूबे लोग अफरा तफरी में इधर उधर जाते नजर आ रहे थे। महानगरी जिंदगी में एक तो वैसे ही किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं होता, और उस पर ऐसा तूफ़ानी मंजर। हर किसी को बस घर पहुंचने की जल्दी मची थी।
अपने ऑफिस की पूर्णतः वातानुकूलित इमारत, जिस पर हमेशा से मुझे गर्व रहा है, पहली बार रोष उमड़ पड़ा। ऐसी भी क्या वातानुकूलित इमारत जो बाकी दुनिया से आपका संपर्क ही काट दे। अंदर हमेशा एक सा मौसम, बाहर भले ही पतझड़ गुजर कर बसंत छा जाए। खैर, अपनी दार्शनिकता को ठेंगा दिखाते हुए मैं तेज कदमों से सड़क पर आ गई और इधर उधर टैक्सी के लिए नजरें दौड़ाने लगी। लेकिन वहाँ पानी के अतिबहाव के कारण वाहनों का रेला ही थम गया था। वहाँ टैक्सी की खोज करना बेहद मूर्खतापूर्ण लग रहा था। कुछ अधडूबी कारें मंजर को और भी भयावह बना रही थी। मैंने भैया से संपर्क साधने के लिए एक बार और मोबाइल फ़ोन का सहारा लेना चाहा, लेकिन सिग्नल के अभाव में वह मात्र एक खिलौना रह गया था। शायद आगे पानी इतना गहरा ना हो, ये सोचकर मैंने बैग गले से कमर में टांगा और पानी में उतर पड़ी। कुछ कदम चलने पर ही मुझे सैंडल असुविधाजनक लगने लगी। उन्हें उतारकर मैंने बैग में डाला। आगे चलते लोगों का अनुसरण करते हुए मैं सहम कर कदम बढ़ाने लगी, कहीं किसी गड्ढे या नाले में पाँव ना पड़ जाए। मैं न जाने कितनी देर चलती रही और कहाँ पहुँच गई, मुझे कुछ होश नहीं था। लोकल ट्रेन में आने जाने के कारण मैं सड़क मार्गों से नितांत अपरिचित थी। आगे चलने वाले राहगीर भी जाने कब इधर उधर हो गए थे, मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे चक्कर आने लगे थे। सारे कपड़े पूरी तरह भीगकर शरीर से चिपक गए थे। ठंड भी लग रही थी। अर्धबेहोशी की सी हालत में मैं कहीं बैठने की जगह तलाश करने लगी। तभी जोर से बिजली कड़की और आसपास की बत्तियां गुल हो गई। मेरी दबी सी चीख निकल गई। फुटपाथ पर बने एक इलेक्ट्रिक पोल के स्टैंड पर मैं सहारा लेकर बैठ गई। आंखें स्वतः ही मुंद गईं। किसी ने झटके से मुझे खींचा तो मैं चीख मारकर उठ खड़ी हुई। छोड़ो मुझे, छोड़ो। दहशत के मारे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। अंधेरे में आंखें चौड़ी कर देखने का प्रयास करने पर मैंने पाया कि एक युवक ने मेरी बाह पकड़ रखी थी। करंट खाकर मरना है क्या, कहते हुए उसने मेरी बाह छोड़ दी। स्थिति समझकर मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी उभर आई। फिर तुरंत ही अपनी असहाय अवस्था का बोझ मुझ पर हावी हो गया। प्लीज़ मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। मैं पिछले 2 घंटे से भटक रही हूँ। और मैं 5 घंटे से, उसने बिना किसी सहानुभूति के सपाट सा उत्तर दिया। ओह, फिर अब क्या होगा? मुझसे तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा। मैं यहीं बैठकर किसी मदद के आने का इंतज़ार करती हूँ। मैं खंबे से थोड़ा हटकर बैठ गई। मदद आती नहीं, तलाश की जाती है। पर आगे कहीं बैठने की जगह भी ना मिली तो मैं किसी भी हाल में उठने को तैयार न थी। ऐसी सोच के साथ तो सारी ज़िंदगी यहीं बैठी रह जाओगी। मेरी आंखें डबडबा आई थी। शायद इतनी देर बाद किसी को अपने साथ पाकर दिल हमदर्दी पाने को मचल उठा। पर वह शख्स तो किसी और ही मिट्टी का बना था। आपको क्या लगता है कि मैं किसी फिल्म में हीरो की तरह आपको गोद में उठाकर इस पानी में से निकाल करके ले जाऊंगा? पिछले 5 घंटे से बरसते पानी में पैदल चल चल कर मेरी अपनी सांस फूल चुकी है। चलना है तो आगे चलो, वरना मरो यहीं पर। उसके सख्त रवैये से मैं सहम गई थी। डरते डरते उसके पीछे फिर से चलने लगी। तभी मेरा पाँव लड़खड़ाया। मैं गिरने ही वाली थी कि उसने अपनी मजबूत बाहों से मुझे थाम लिया। तुम आगे चलो। पीछे गिराकर बह गई तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। आवाज़ की सख्ती थोड़ी कम हो गई थी और अनजाने ही वह आपसे तुम पर आ गया था। पर मुझे अच्छा लगा। अपने साथ किसी को पाकर मेरी हिम्मत लौट आई थी। मैं दूने उत्साह से आगे बढ़ने लगी। पूरे इलाके में पानी भर जाने के कारण वाहनों का आवागमन भी रुक गया था। हमारे परिजन चाह कर भी यहाँ तक नहीं आ सकते थे और न हमसे संपर्क साध सकते थे। स्थिति बदतर हो इससे पूर्व हमें ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचना होगा, उसने कहा। मुझे अपने हाथ पांव शिथिल होते महसूस होने लगे। याद आया, लंच के बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख भी लग रही है। लंच के बाद से ही कुछ नहीं खाया है। बोलते बोलते मेरा स्वर में रुआंसा हो गया था। अच्छा, मैं तो बराबर कुछ ना कुछ उड़ा रहा हूँ। कभी पाव भाजी, कभी भेलपूरी, कभी बटाटा बड़ा। मुझे समझ नहीं आता तुम लड़कियाँ बार बार खुद को इतना निरीह साबित करने पर क्यों आमादा हो जाती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं अभी सुपर हीरो की तरह उड़कर जाऊँगा और पलक झपकते तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बटाटा बड़ा लेकर हाजिर हो जाऊँगा? फिर हम यहाँ पानी के बीच गर्मा गर्म बड़े खाते हुए पिकनिक का लुत्फ़ उठाएंगे। जी नहीं, मैं ऐसी किसी काल्पनिकता में नहीं जी रही हूँ। बटाटा बड़ा तो क्या, मुझे आपसे सूखी रोटी की भी उम्मीद नहीं है। गुस्से में हाथ पांव मारती मैं और भी आगे तेज़ी से चलने लगी। काफ़ी आगे निकल जाने पर ही मेरी गति थोड़ी धीमी हुई। मैं चुपके से टोह लेने लगी। वह मेरे पीछे आ भी रहा है या नहीं? मैं पीछे ही हूँ। तुम चुपचाप चलती रहो और कृपया इसी गति से कदम बढ़ाती रहो।
उसके व्यंग से मेरा गुस्सा और बढ़ गया। अब तो चाहे यहीं पानी में समाधि बन जाए, पर इससे मैं किसी तरह की मदद की अपेक्षा नहीं रखूंगी। मेरी धीमी हुई गति ने फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। अपनी सामर्थ्य पर खुद मुझे आश्चर्य हो रहा था। ऑफिस से आकर सीधे बिस्तर पर ढेर हो जाने वाली मैं कैसे पिछले 7-8 घंटे से बिना कुछ खाए पिए चलती ही जा रही हूँ, वह भी घुटनों से ऊपर चढ़े चुके पानी में। शरीर से चिपकते पॉलीथीन, कचरा और खाली बोतलें मन में लिजलिजा सा एहसास उत्पन्न कर रहे थे। आज वाकई पर्यावरण को साफ रखने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यदि पॉलीथीन से नाले न भर जाते तो सड़कों पर इस तरह पानी नहीं भरता। पानी भरने की सोच के साथ मुझे एहसास हुआ कि सड़क पर पानी का स्तर काफ़ी कम हो गया है। वाह! मेरे मुंह से खुशी की चीख निकल गई। वाकई यहाँ पानी का स्तर घुटनों से भी नीचा था। तभी एक बड़े से पत्थर से मेरा पाँव टकरा गया। ओह! मैं ज़ोर से चिल्लाकर लड़खड़ाई। पीछे आ रहे युवक ने आगे आकर एक बार फिर मुझे संभाल लिया। अब वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाने लगा, क्योंकि मेरे पाँव से खून बहने लगा था और मैं लंगड़ा रही थी। भूख और थकान से मुझ पर बेहोशी छाने लगी। तभी उस युवक ने उत्साहित स्वर से मेरी चेतना लौटी। वह देखो, सामने बरिस्ता होटल, वहाँ काफ़ी चहल पहल है। मंजिल के इतने करीब पहुंचकर हिम्मत नहीं हारते। आंखें खोलो, देखो, मुझे तो गर्मा गर्म बड़ा पाव की खुशबू भी आ रही है। मैंने ज़बरदस्ती आंखें खोलने का प्रयास किया, बस इतना ही देख सकी कि वह साथी युवक मुझे लगभग घसीटता हुआ उस चहल पहल की ओर ले चला था। फिर मुझे कुछ याद नहीं। होश आया तो देखा एक आदमी चम्मच से मेरे मुंह में कुनकुनी चाय डाल रहा था और मेरा साथी युवक फ़ोन पर जोर जोर से किसी को अपनी लोकेशन बता रहा था। मैं उठकर बैठ गई। चाय का गिलास मैंने हाथों से थाम लिया और धीरे धीरे पीने लगी। किसी ने मुझे 2 बिस्किट भी पकड़ा दिए थे, जिन्हें खाकर मेरी जान में जान आई। तुम भी घर वालों से बात कर लो। मैंने भैया को फ़ोन लगाया तो पता चला वह जीजा जी के घर कहीं गए हैं। आसपास ही मुझे खोज रहे थे। तुरंत वह मुझे लेने निकल पड़े। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी, लेकिन आसपास मौजूद भीड़ की आंखों में नींद का नामो निशान न था। हर किसी की जुबान पर प्रकृति के इस अनोखे तांडव की ही चर्चा थी। मेरा साला मुझे लेने आ रहा है, तुम्हें कहाँ छोड़ना है बता दो। लो, वे आ गए। अपनी गर्भवती पत्नी को भी गाड़ी से उतरते देख वह हैरत में पड़ गया। अरे तुम ऐसे में बाहर क्यों निकली, वह भी ऐसे मौसम में। बिना कोई जवाब दिए उसकी पत्नी उससे बुरी तरह लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह उसे धीरज बंधाने लगा। मेरी भी आंखें भर आईं। पत्नी को अलग कर वह मुझसे मुखातिब हुआ। पहली बार कोई हेल्प ऑफर कर रहा हूँ, चलो हम छोड़ देंगे। नहीं थैंक्स, भैया और जीजा जी बस आ ही रहे हैं। लो, वे भी आ गए। अच्छा बाय। वह चला गया। हमने एक दूसरे का नाम पूछा न पता। उसकी स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने उसे एक नाम दे दिया है, हीरो। वास्तविक हीरो की तरह, बिना कोई हैरत अंगेज करतब दिखाए। यदि कोई मुझे उस दिन मौत के दरिया से बाहर ला सकता था तो वही एक हीरो। उस समय तो मुझे उस पर गुस्सा आया ही था कि कैसा रफ आदमी है, लेकिन आज मैं आसानी से समझ सकती हूँ उसका मुझे खिजाना, आक्रोशित करना एक सोची समझी चालाकी से के तहत था, ताकि मैं उत्तेजित होकर तेज तेज कदम बढ़ाऊं और समय रहते खतरे की सीमा रेखा से बाहर निकल जाऊं। सड़क पर रेंगते अनजान चेहरों के काफिले में मेरी नज़रें हमेशा उसी हीरो को तलाशती रहती थी। उसको तहे दिल से धन्यवाद देने के लिए, मगर आज जतिन मिलकर भी बहुत दूर हूँ। विराट ने माहौल में आए भारीपन को भांपते हुए सपना को चलने का इशारा किया और खड़ा हो गया। अच्छा सर, चलते हैं। मैं ये सभी जानकारियाँ अपनी साइट पर डाल दूँगा और जैसे ही कोई अच्छा ग्राहक मिलता है मैं आपको सूचित कर दूँगा। रावत दंपत्ति से विदा लेकर बाहर आते हुए विराट ने सपना से कहा, बिना सोचे समझे क्यों बोलती हो, हमारा काम मकान बिकवाने का है, केवल इतना याद रखो। बहुत अनौपचारिकता मत बनो, बी प्रोफेशनल। सपना, आई नो। विराट पर मैं उनके अकेलेपन को देखकर और जतिन के बारे में जानकर भावुक हो गई थी। इस कारण बात तो सही कह रही हो, इस उम्र में अकेले रहना सचमुच तकलीफदेह है, लेकिन वे अपने बच्चों के पास जाकर भी तो रह सकते हैं। हाँ, लेकिन तुमने आंटी की बात सुनी थी, इस उम्र में तालमेल बैठाने की। इसका मतलब कि वे लोग विदेश के परिवेश में सहज नहीं पा रहे होंगे। शायद इसी कारण
सपना सोच में डूब गई। सपना को जतिन के लिए बहुत दुख हो रहा था। ऑफिस में आकर उसने अपना लैपटॉप खोला और उस बंगले की तस्वीरों के साथ आवश्यक जानकारी अपनी साइट पर अपलोड कर दी। कुछ लोगों ने बंगला खरीदने में रुचि दिखाई, लेकिन बात पूछताछ से आगे नहीं बढ़ सकी। प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने में समय लगता है। विराट व सपना अपने अनुभव से ये बात समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी। वे नारायण जी को फ़ोन करके अपनी कोशिशों के बारे में बताते रहने के साथ उनका हालचाल भी लेते रहते थे। एक दिन नारायण रावत जी ने विराट और सपना को फ़ोन करके अपने साथ रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। आज कोई भी बहाना नहीं, आज रात का खाना तुम दोनों हमारे साथ ही खाओगे। तुम्हारी आंटी का आदेश है ये। अधिकार पूर्वक दिए गए इस निमंत्रण को वे नकार नहीं पाए। आज कोई खास दिन है क्या सर? विराट के पूछने पर उन्होंने केवल इतना कहा, यही समझ लो, लेकिन कारण बताने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनके घर जाने से पहले सपना ने फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा। विराट, मौका कोई भी हो, फूल हर अवसर की शोभा बढ़ा देते हैं। यह सपना की बात से विराट सहमत था। रावत दंपत्ति के घर में आज काफ़ी रौनक लग रही थी। मुझे लगता है विदेश से इनके बेटे बहू आए हुए हैं, सपना ने कहा। हो सकता है उनका जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह। विराट और सपना अटकलें लगाते हुए दरवाजे तक पहुँचे। दरवाजे पर ही उन्हें बिरजू मिल गया। बिरजू का चेहरा भी उल्लास से भरा हुआ था और वह काफ़ी व्यस्त दिख रहा था। वह उन दोनों को बैठक में ले गया। आ गए तुम दोनों, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। शांता आंटी उन दोनों को देखकर खुश हो गईं। उन्होंने देखा कि बैठक में आज काफ़ी लोग थे। सेंटर टेबल पर एक केक भी रखा हुआ था। इसका मतलब आज एनिवर्सरी या जन्मदिन ही है। मैं सही था, विराट फुसफुसाया। तभी नारायण जी की आवाज़ ने उन दोनों का ध्यान खींचा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम इतनी देर से जिनका इंतज़ार कर रहे थे वे लोग आ गए हैं। इनसे मिलिए, ये हैं विराट सिन्हा और ये सपना दहाइया। नाटकीय अंदाज में कहते हुए नारायण जी हाथ पकड़कर उन दोनों को बैठक के बीच में ले आए। वे दोनों नारायण जी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। वे नासमझी वाले भाव से नारायण जी को देख रहे थे। सर, ये सब हम कुछ समझ नहीं पा रहे, अचकचाते हुए सपना ने पूछा तो नारायण जी मुस्कुरा दिए। शांता तुम्हारी आंटी हैं और मैं सर, मुझे भी तुम दोनों अंकल ही कहोगे। और अब ये प्रोफेशनल रिश्ता ख़त्म। अचानक ही नारायण जी गंभीर हो गए, क्योंकि अब हम इस घर को नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि अब ये सब लोग हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। जानते हो ये लोग कौन हैं? ये हमारे समधी और समधिन जी। इनका पोता यश बच्चों के कमरे में अपने मित्रों के साथ है और ये सब लोग हमारे पुराने मित्र हैं। सपना ने पीछे नज़र घुमाई तो जतिन के माता पिता खड़े थे। तब तक छोटा यश भी दौड़ता हुआ आ गया। उसने यश को तब देखा था जब वो अपनी माँ की कोख में था। अभी वो 2-2.5 साल का है। सपना ने यश को गोद में उठा लिया। तभी शांता आंटी ने कहा, सपना, उस दिन तुम अपनी बात कहकर चली गई थी, लेकिन हमने काफ़ी दिनों तक इस विषय पर गंभीरता से सोचा। तब हमें समझ आया कि हमारे कुछ दोस्त भी तो इसी अकेलेपन के दर्द से गुजर रहे हैं। क्योंकि हमारा घर बड़ा है तो हम सभी एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर। हालांकि ये आसान नहीं था। नारायण जी ने बात का सूत्र अपने हाथ में ले लिया था। इन सभी को मनाना, समझाना, खास तौर पर हमारे समधी समधिन को बहुत टेढ़ी खीर था, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। हम सभी लोग घर खर्च में सहयोग करेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। अपनी सहायता के लिए हमने बिरजू के परिवार को भी यहीं बुला लिया है। उसके बच्चों का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया है। यश से उसके बच्चों की दोस्ती भी हो गई है। अभी तक हमने समाज से लिया ही है, अब समाज को देने की बारी हमारी है, क्योंकि अब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। अब हम सभी लोग मिल करके अपनी अपनी रुचि के अनुसार समाज सेवा के काम भी करेंगे।
शांता आंटी की बात सुनते हुए विराट और सपना के चेहरों पर मुस्कान आ गई। हाँ, इसे कहते हैं मुस्कान की डिलीवरी। सपना फिर से बिना सोचे समझे बोल पड़ी थी, लेकिन इस बार विराट ने डांटते हुए नहीं बल्कि प्यार से उसकी तरफ देखकर सही मौका देखते हुए हाथ में पकड़ा फूलों का गुलदस्ता अपने घुटनों पर बैठते हुए अपनी महबूबा सपना की ओर बढ़ा दिया। बैठक तालियों के शोर से गूंज उठा। रावत दंपत्ति का घर खिलखिलाहटों से भर गया। तो बस आज की कहानी में इतना ही। धन्यवाद।